हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं शुभम यादव। आज हम लोग 12th क्लास की अकाउंटेंसी की बातचीत करेंगे। इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी जैसे पढ़ रही हैं आप लोगों ने, इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी देखी। अकाउंटेंसी में हम लोगों ने अब तक आपको क्या क्या पढ़ाया। अब तक मैंने आपको पिछले 3 चैप्टर्स कवर अप कराए। मैंने कौन कौन सा, फंडामेंटल, गुडविल और एडमिशन। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने आपको बताया कि वो कुछ भी नहीं है। एक बार आप एडमिशन और रिटायरमेंट कर लोगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन खुद कर पाओगे। उसके बाद भी और बच्चों को दिक्कत आई तो मैं उसका क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहें। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिस चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। मैंने जिस टाइम स्टार्टिंग की थी तो वहां पर रिटायरमेंट और डेथ को अलग अलग डिस्टिंग्विश किया था, लेकिन यहां मैं आप लोगों को एक साथ पढ़ाऊंगा रिटायरमेंट और डेथ। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ में ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है। एक बंदा फर्म छोड़ के जा रहा है, दूसरा बंदा फर्म भी छोड़ रहा है और इस दुनिया को भी छोड़ रहा है। हमें उसकी दुनिया की अकाउंटिंग नहीं करनी, हमें केवल अपनी फर्म की अकाउंटिंग करनी है। तो नेचर दोनों में सेम है। रिटायरमेंट के टाइम पर भी जा रहा है और डेथ के टाइम पर भी जा रहा है, तो हमें दोनों के तरीके बिल्कुल सेम है। बस फर्क दो चीजों का होता है। क्या फर्क होता है? रिटायरमेंट आपको हमेशा ईयर एंड पर मिलेगा, क्योंकि ईयर एंड पर ही रिटायरमेंट ज्यादातर होता है। कभी कभार केसेस आपको एक आधा परसेंट मिल सकता है कि मान लो झगड़ा ज्यादा बढ़ गया पार्टनर्स के बीच में, तो उन्हें फर्म के बीच में या किसी भी दिन उन्हें रिटायर होना पड़ रहा है। ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं। पर जो आपके डेथ का केस होता है, डेथ के केस में आपको कभी भी ईयर एंड नहीं मिलेगा। आपको हमेशा बीच में एक चौथाई, एक किसी भी दिन आपको मिल सकता है, लेकिन साल के एंड में कभी नहीं होगा। अगर एंड में हुआ तो ये बाय चांस हो सकता है। बाय चांस की कल फाइनल अकाउंट्स तैयार हुए, आज डेथ हो गई, ऐसा बाय चांस होता है। ऐसे केसेस नहीं होते। और फिलहाल हम नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहे हैं, अब नॉर्मल की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सीधी सी बात है वहां मर्डर का केस होगा। क्यों? क्योंकि भाई खाता कोई बनवाना नहीं चाहता था, पार्टनर्स ने उड़ा दिया उसको कि बार बार ये रिटायर तो हो गए 6 महीने बाद, 6 महीने फिर खर्चा कराएगा, इससे बड़े ऐसा भी भेज दो। पर बात समझ में आती है? तो ये भैया ये एबनॉर्मल केसेस है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं। जब डेथ होती है, डेथ मौत किसी की कह के नहीं आती, अचानक आ जाती है। तो पहली चीज तो ये अलग होती है। पहली चीज क्या अलग होती है कि रिटायरमेंट ईयर एंड पर ही आपको ज्यादातर मिलेगा, 99% आपको ईयर एंड पर मिलेगा, और डेथ आपको 99% ईयर एंड पर नहीं मिलेगा। ध्यान रखना दोनों चीजों के बारे में। दूसरी चीज क्या अलग है? दूसरी चीज ये होती है कि रिटायरमेंट में जो हिसाब बनता है ना, जब रिटायर हो रहा है बंदा तो वो क्या कहेगा कि भाई साहब मैं फर्म आपकी छोड़ के जा रहा हूं, जो भी मेरा हिसाब बनता है मुझे हिसाब दो और मैं जाऊं। रिटायरमेंट के केस में आप उस पार्टनर के हाथ में पैसा दोगे। डेथ के केस में उस पार्टनर्स के हाथ में पैसा नहीं जाता, बल्कि उसके कानूनी वारिस के हाथ में आता है, उसके लीगल हेयर्स के हाथ में जाता है पैसा। बात समझ में आती है? केवल ये दो चीज थोड़ी सी अलग है, बाकी सब सेम है। सब सेम में मैं सब तो नहीं कहूंगा, एक पॉइंट और रहता है, लेकिन उसके बारे में बाद में डिस्कशन करूंगा। सेक्शन 37 उसमें क्या है कि चलो मैं उसके बारे में छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि रिटायरमेंट के टाइम पर आप लेट पेमेंट कभी कभार करते हैं कि नहीं मैं यार 1 साल बाद दे दूंगा, ब्याज ले लियो मुझसे। आप पार्टनर से जो भी डिसाइड करेंगे आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपने लीगल हेयर्स के साथ, डेथ के केस में कानूनी वारिस के साथ ऐसा किया कि आप 1 साल बाद देते हो और कहते हो कि मैं तेरे को ब्याज दे दूंगा, बेटा वो आपका पार्टनर नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टनर के साथ आप डीलिंग कर सकते थे, पर वो पार्टनर के बच्चे हैं। वो उस समय आपसे पैसा मांग रहे हैं जिस वक्त उन्हें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब उनके फैमिली का एक बंदा भगवान के पास चला गया तो उनको पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत है। उस समय अगर आपने पैसे नहीं दिए तो बड़ी समस्या वाली बात हो जाएगी। इसलिए हमारे एक्ट ने, कानून ने सेक्शन 37 लगाया और कहा है कि इस रूल के हिसाब से आप पेमेंट करेंगे। जब मैं डेथ पढ़ाऊंगा उसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम केवल और केवल रिटायरमेंट की बात करेंगे। बात समझ में आती है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रिटायरमेंट या डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये हमारा एक नया चैप्टर है और आपको इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करनी है। क्या इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? इट मींस सीजिंग टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द फर्म एज फॉलोज। इसको लिख देता हूं ऐसे, एज फॉलोज। मैं कह दूं आपसे कि सीज का मतलब एंड हो जाना।
इट मीन सीजिंग टू बी अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, मतलब जो बंदा रिटायरमेंट चाहता है उसका मतलब होता है कि फर्म के पार्टनर अब वो नहीं रहा, मतलब एंड हो गया या एंड होना चाहता है। तो सीज हो जाना मतलब एंड होना। इट मींस सीजिंग टू बी अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, ठीक। अब अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म एज फॉलोज। इन तीन कंडीशंस के बेस पर पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है। पहला क्या, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, मतलब पहले से ही इन लोगों ने कोई एग्रीमेंट कर लिया था कि हम लोग एक पर्टिकुलर डेट पर या पर्टिकुलर ईयर में हम लोग रिटायरमेंट करेंगे। जैसे मैं कह दूं आपसे ए और बी दोनों पार्टनर थे, सी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ फर्म के अंदर और एक कंडीशन पर एडमिट हुआ कि मैं केवल आपके साथ 3 साल के लिए पार्टनर रहूंगा। क्यों? क्योंकि 3 साल बाद मैं कुछ भी करूं, अपना बिजनेस खोलूं, कहीं और शिफ्ट हो जाऊं, कुछ भी, उसकी अपनी प्लानिंग होगी अपनी। तो उसने 3 साल के लिए एग्रीमेंट किया ए और बी से कि मैं आपके साथ पार्टनर बनूंगा। तो पार्टनर कौन है? ए, बी और सी। 3 साल जैसे ही कोलैप्स हुए तुरंत सी क्या हो गया? रिटायर हो गया। तो ये बात कि पहले से ही इस बारे में कोई एग्रीमेंट हुआ हुआ था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? और लगा हुआ है, ध्यान रखना, मतलब या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इफ ऑल दी पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट, मैं कह दूं कि अभी कोई रिटायरमेंट की बात नहीं थी, लेकिन इन दोनों पार्टनर्स ने कहा यार तू ना हमें बिजनेस नहीं करने दे रहा, बहुत दुखी कर रहा है, कहीं का टाइम पर आता नहीं है, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन में टांग अड़ाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में जब बाकी पार्टनर्स, मतलब जितने भी बैलेंस पार्टनर्स हैं, अगर ये डिसाइड करते हैं और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो ये रिटायर हो सकता है। बात समझ में आती है कि नहीं आती? कहने का मतलब इफ ऑल दी पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट, सारे पार्टनर्स अगर तैयार हैं कि ऐसे फर्म से टाटा बाय बाय करो, तो ये इज्जत से फर्म से जा सकता है, ठीक। या फिर क्या होगा? थर्ड पॉइंट जो सबसे ज्यादा होता है, थर्ड पॉइंट क्या है? इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, पार्टनरशिप जो है आपकी विल पर है, मतलब अपनी इच्छा से है, मतलब पार्टनर जो है वो अपनी इच्छा से फर्म को छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है, लेकिन उसे पहले राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा बचे हुए पार्टनर्स को। एक बात बताएं जरा आप मुझे, एक बात बताएं, 3 पार्टनर थे ए, बी और सी, इन्होंने एक रेंट पर बिल्डिंग ले रखी थी और जिसका रेंट जाता था 12,000 रुपए हर महीने, पर मंथ के हिसाब से जाता था। तीनों के बीच में बढ़ जाता था 4,000, 4,000, 4,000, तीनों के बीच में बढ़ता था। मैं यहां आपसे कहता हूं कि मान लो सी कहता है कि मैं रिटायर होना चाहता हूं और उसने पहले कोई मतलब पहले कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया। एक बात बताएं, जब उसने पहले कोई नोटिस नहीं दिया तो ए और बी ने तो अपना बजट पहले ही बना रखा था कि यार 4-4 हजार रुपए हर महीने के जाते थे, तो हर महीने क्या था, वो 4,000 का इंतजाम दोनों अपने अपने घर से कर लाते थे। अब अगर ये सी चला गया तो माय डियर इनका रेंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि वो तो 12,000 रुपए ही रेंट लेगा, 6,000 इसको देने पड़ेंगे, 6,000 इसको देने पड़ेंगे, ये तो अंडरस्टूड है। क्योंकि सी चला गया, सी तो कोई रेंट देगा नहीं, वजन पड़ गया इनके ऊपर। तो बेटा जब भी आप कभी अपनी इच्छा से रिटायर होना चाहते हैं तो आपको पहले राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा बचे हुए पार्टनर्स को, बचे हुए बोले तो ए और बी को आपको राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा, ताकि वो पहले से ही अपनी तैयारी कर लें कि यार सी तो देखो रिटायर होने वाला है, अगर सी चला गया तो उसके ऊपर जो भी खर्चा होता था वो हमारे ऊपर आ जाएगा, साथ ही साथ जो भी उसे मुनाफा होता था वो भी हम में ही आपस में बटेगा। तो ये चीज थोड़ी सी मैटर करते हैं। जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, जो बच जाते हैं पार्टनर्स, उनको अपने डिसीजन के बारे में उन मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है वो राइटिंग में पहले बताएगा, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं एक बार पॉइंट। इफ द पार्टनरशिप इज एट विल by giving a written notice to the remaining partners of his decision to retire। बात समझ में आती है? मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। भैया वीडियो को पॉज करके आप जरा इसको नोट कर लें, मैं फर्दर आगे अगले पॉइंट पर चलता हूं, ठीक है। हाँ जी, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये हमारा अगला टॉपिक है। मतलब हमें रिटायरमेंट में कौन कौन से खाते बनाना और किस किस तरीके से इसमें काम करना है।
हमें इसके अंदर एक एक करके ये सभी चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्यों निकालते हैं मैंने इस बारे में आप लोगों को डिटेल में बता रखा है। एडमिशन वाला जो हमारी वीडियो है प्लेलिस्ट में, एडमिशन वाले उस वीडियो में जो सबसे पहला पार्ट है उसके अंदर मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों का ही लॉजिक बताया था कि क्यों सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है एडमिशन के टाइम पर और क्यों गेनिंग रेशियो निकलता है रिटायरमेंट के टाइम पर। आप एक बार उस वीडियो को देख लें अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी, और जो लाइन से देखता आ रहा है तो मुझे लगता है आपको ये चीज पता होगी। तो इसमें क्या था, वहां पर हमने पढ़ा था कि हम इसे क्यों निकालते हैं, लेकिन यहां पर पढ़ेंगे कैसे निकालेंगे, मतलब हाउ वी विल कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। सो माय डियर, ये पॉइंट हमारे लिए काफी बेहद इंपॉर्टेंट होगा, इसे हम यहां कवर अप करने वाले हैं। सारे के सारे टॉपिक्स तो हमने नहीं पढ़ने क्योंकि भाई मैंने एडमिशन के थोड़े ज्यादा हार्ड हुआ करते थे, रिटायरमेंट के इतने हार्ड नहीं है, एडमिशन के भी इतने हार्ड नहीं है, आपने सभी सॉल्व किए हैं, लेकिन रिटायरमेंट के उससे भी बहुत 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 ज्यादा आसान है। इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी क्वेश्चन आप अपने आप कर पाओगे। तो मैं इसकी बात फिलहाल नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वैल्यूएशन। हमने पहले पढ़ लिया था, याद हो आपको, मैंने वैल्यूएशन के 3 मेथड बताए थे। मैंने कहा भी था कि आप कुछ भी पढ़ें, वैल्यूएशन पूरी की पूरी पार्टनरशिप में सेम है। तो हम वैल्यूएशन के बारे में दोबारा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट जो होता है वो रिटायरमेंट का एडमिशन से अलग है। तो हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जरूर पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसका क्वेश्चन भी करेंगे। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका वही है जो मैंने एडमिशन के टाइम पे पढ़ा था, तो हम इसका अलग से क्वेश्चन नहीं करेंगे, बल्कि जो बड़ा क्वेश्चन होगा उसी के साथ हम रिवैल्यूएशन अकाउंट दोबारा करेंगे। बात समझ में आती है? रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बेटा ये वही वाले रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हुआ करते थे जो आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड हुआ करते थे, जनरल रिजर्व हुआ करते थे, कैपिटल रिजर्व हुआ करते थे, जो बैलेंस शीट में लिखे हुए होते थे। और आप क्या करते थे, उनको आप बांट देते थे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। जो लायबिलिटी साइड में लिखे हुए होते थे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में बांट देते थे, और जो एसेट साइड में लिखे हुए होते थे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में बांटते थे। गुडविल का भी वही हाल हुआ करता था, अगर बैलेंस शीट में आपको गुडविल दे रखे तो वो भी बढ़ती थी। साथ ही साथ अगर कोई लॉस दे रखा है, मतलब प्रॉफिट अगर होता है तो लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है, और अगर लॉस होता है तो वो एसेट साइड में लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस के नाम से। तो अगर वो होता है तो वो भी आपका बढ़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। वही स्थिति है, तो हम इसको भी दोबारा नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्वेश्चन के साथ ही करने वाले हैं। सॉरी, इसकी बात कर रहा हूं। कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लायबिलिटी, ये आपके लिए नया पॉइंट है, ये आपके लिए नया पॉइंट है। इसमें होता क्या है मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। इसमें पहले पढ़ लो लाइन क्या लिखी, कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर का जो ब्याज और उसका जो पेमेंट बकाया है वो रिटायरिंग पार्टनर को कैसे दिया जाएगा। बेटा होता क्या क्या है कि पार्टनर तो अपना दोस्त ही होता है भाई, कभी कभार होता है ऐसा कि झगड़े की वजह से पार्टनरशिप में रिटायरमेंट होता है। कई मैटर ऐसे होते हैं कि भाई बंदा नहीं आ सकता पार्टनरशिप, मतलब नहीं आ सकता ऑफिस, या बंदा बुजुर्ग हो चुका है, या इनकैपेबल है, या अनसाउंड माइंड हो गया, कुछ भी एक्सवाइज। अनसाउंड माइंड पता है आप सभी को, पागल हो जाना, उसको अनसाउंड माइंड बोलते हैं। ऐसे कई मैटर होते हैं जिसकी वजह से वो पार्टनर नहीं बन सकता। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपके जो पार्टनर होता है वो रिटायरमेंट चाहता है। पुराने पार्टनर्स उसको रिटायरमेंट दे देते हैं और कहते हैं भाई आपका ये बैलेंस बचा, मैं क्या दूं, 1.5 लाख रुपए मान लो उस पार्टनर का बैलेंस हुआ, वो पार्टनर का बैलेंस उनको दे देना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि पुराने पार्टनर्स ज्यादातर 90% केसेस में, सब में ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन 90% केसेस में पुराने पार्टनर्स नए, वो जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है उसको मना लेते हैं कि यार तू 6 महीने बाद ले लियो, यार 1 साल बाद ले लियो, अभी तुझे पता ही है फर्म की हालत क्या है, अभी पैसा भी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर ले। और ज्यादातर मान जाते हैं वो लोग। और मान क्यों जाते हैं, यार तू 6 महीने बाद ले लियो, ब्याज ले लियो उल्टा। बात समझ में आती है आपकी बात की नहीं आती? वो ये कहेंगे कि 1.5 लाख रुपए तुझे पेमेंट करने के लिए हमें लोन लेना पड़ेगा, बहाने कुछ भी मारे आप, हमें लोन लेना पड़ेगा, हमें वहां ब्याज देना पड़ेगा, तू ही ब्याज लेता रहियो हमसे। बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है
कि पार्टनर्स का पेमेंट जब डिले हो जाता है, जब पेमेंट उनका देना बनता था, आपने तब पेमेंट ना देके थोड़ा लंबा खींच दिया उस पेमेंट को, तब क्या होता है, आपको उनका ब्याज देना होता है। और कितना उन्हें पेमेंट कैसे कैसे देना है, जैसे मान लो किस्तों में पेमेंट देना हुआ, मैंने क्या हर 3 महीने में अपने पैसे ले जियो, मैंने कहा 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए दे मेरे को, तो पुराने पार्टनर्स ने कहा यार ना तू 5 किस्तों में ले लियो हमसे, 5 किस्तें मतलब 30,000 रुपए हर महीने ले लियो हमसे। रिटायरिंग पार्टनर ने कि मेरे को क्या फायदा होगा, नुका तेरे को हम ब्याज दे देंगे ना, इंटरेस्ट दे देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे और किस्त भी देंगे। बात समझ में आती कि नहीं आती, मतलब 1.5 लाख भी दिया जाएगा, साथ ही साथ इसके ऊपर ब्याज भी दिया जाएगा। तो इसकी छोटी सी कैलकुलेशंस हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है मुझे यहां पर, और ये थोड़ा सा नया टॉपिक भी आपके लिए। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बिल्कुल वही है, मतलब वैसा तो नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज है लेकिन उसी की तरह है। वो जो नए पार्टनर आता था, एडमिशन टाइम पढ़ा था हमने, नया पार्टनर आता था, उसकी कैपिटल के बेस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल डिसाइड करते थे, या पुराने पार्टनर्स के बेस पे नए पार्टनर की कैपिटल डिसाइड करते थे। यहां भैया रिटायरमेंट हो रहा है तो यहां भी वैसा ही होता है, बस थोड़ा सा लॉजिक बदल जाता है। बात समझ में आती है। तो यहां पर अगर मोटा मोटा कहूं, आपको पढ़ने वाली चीज क्या है, एक तो ये चीज आपके लिए नई है जो आपको पढ़नी पड़ेगी, एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपके लिए नई है, रिवैल्यूएशन आपने पहले पढ़ रखा, रिजर्व्स आपने पहले पढ़ रखा, ये एक चीज और आपके लिए नई है, बाकी सब सेम है। कहने का मतलब केवल आपको अगर मोटा मोटा देखूं तो केवल 3 पॉइंट्स हैं आपके सामने जो आपको रिटायरमेंट में पढ़ने जरूरी है। बात समझ में आती है। इसी के साथ साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि रिटायरमेंट के चैप्टर में आपने जितना टाइम एडमिशन में लगाया, रिटायरमेंट में ठीक आधा लगेगा, क्योंकि जितनी मेहनत आपने एडमिशन में कर ली उसी मेहनत को आप यहां पर यूटिलाइज करने वाले हो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, बस थोड़ा सा तरीका बदलता है। बात समझ में आती कि नहीं आती। तो जरा भैया इसको जो मैंने लिखा इसको लिखकर जरा पॉज करें वीडियो, मैं कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं, उन क्वेश्चंस को कराऊंगा भी और आपको होमवर्क में भी दूंगा। भैया एक पहला इलिस्ट्रेशन है आपका, जरा इसे वीडियो को पॉज करके जरा इसे नोट करें। इसके साथ साथ आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी नोट करना है, इलिस्ट्रेशन नंबर 2, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ये थर्ड इलिस्ट्रेशन है, इसको जरा नोट करें। ये फोर्थ इलिस्ट्रेशन है, जरा इसको भी नोट करें आप। इसके बाद आपका ये फिफ्थ इलिस्ट्रेशन है, आप जरा इसको भी नोट करें। फिर उसके बाद आपका ये सिक्स्थ इलिस्ट्रेशन है, आप ज़रा इसको भी नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहें। फिर उसके बाद आपके पास ये सेवन्थ इलिस्ट्रेशन और है, इस सेवन्थ इलिस्ट्रेशन को भी नोट करें। ये एट्थ इलिस्ट्रेशन है, आप ज़रा इस एट्थ इलिस्ट्रेशन को भी नोट करें। साथ ही साथ इस इलिस्ट्रेशन नंबर 9 को भी नोट करें। उसके बाद आप जो है इलिस्ट्रेशन नंबर 10 को भी नोट करें, ठीक है। तो आपका जो इसमें न्यू रेशो निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो तो निकलेगा एक अलग अंदाज में, जिसको मैं कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में जो मैंने अभी आपको मार्क कराए हैं, इन क्वेश्चंस की मदद से आपको वो सिखा दूंगा। लेकिन जो गेनिंग रेशो होता है, ये क्वेश्चंस की मदद से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, और जो फॉर्मूला आपको पहले से ही मैंने बता रखा है एडमिशन के टाइम पर भी, इसका फॉर्मूला होता था न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बात समझ में आती है। गेनिंग रेशो जो होता है वो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो होता है। जैसा आपका एडमिशन होता है ना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, उसका जस्ट अपोजिट होता है ये। बात समझ में आती है। अब मैं आज आपसे एक होमवर्क देना चाहता हूं आप लोगों को। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, इस क्वेश्चंस में जिस क्वेश्चन में आपको गेनिंग रेशो निकालने के लिए दिया है, तो आप लोग गेनिंग रेशो उन सभी का निकालेंगे, और आप सभी मुझसे कमेंट करेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जो ऐड हो चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो अभी तक ऐड नहीं हुए ग्रुप में, वो उस ग्रुप में जाएं और वहां जाकर उनके सॉल्यूशंस बताएं कि आपने कौन कौन से सॉल्यूशन, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन का, कौन कौन से इलस्ट्रेशन के क्या क्या सॉल्यूशंस निकालें गेनिंग रेशो में। बात समझ में आती है। उसके बाद मैं वहां आपसे डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ
कल की क्लास में मैं आप लोगों से क्या करने वाला हूं, जितने भी क्वेश्चन है ये सब तो नहीं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे हाँ मैं करा दूंगा आपको, जिससे आप थोड़ा रनिंग में आ जाएं, वो मैं कराऊंगा। और बाकी सारे क्वेश्चंस आप होमवर्क में करने वाले हैं। मेरे पास 10 इलिस्ट्रेशंस थे, सॉल्व इलिस्ट्रेशंस मैंने वो अभी आपको दिए हैं, अनसॉल्व इलिस्ट्रेशंस भी हैं मेरे पास। आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप ग्रुप पर या कमेंट करें, तो मैं आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आती हो। तो भैया अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, और हमारे जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाए। साथ ही साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।